देश की राजधानी दिल्ली में फिर एक बार प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है और इस बार प्रोटेस्ट का विषय लेकिन अलग है। प्रोटेस्ट है रिजर्वेशन के खिलाफ, एंटी रिजर्वेशन। एक्चुअली पूरा देश इस वक्त दो धाराओं में बटा हुआ। एक धारा जो चाहती है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, उनका मानना है कि देश में अभी भी जातिगत भेदभाव हो रहे हैं, तो रिजर्वेशन होना चाहिए। और एक धारा जो चाहती है कि रिजर्वेशन अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि देश आजाद हुए 80 साल से ज्यादा हो रहे हैं, तो अब रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। लेकिन अब इन दोनों ही धाराओं में जाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रिजर्वेशन कौन सी परिस्थितियों में स्टार्ट हुआ था, क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी नहीं है। क्योंकि रिजर्वेशन की जो इतिहास है वो भारत के स्वतंत्र इतिहास से पहले से शुरुआत होती है। तो हमें ये समझना जरूरी है रिजर्वेशन की स्थिति किस तरीके से आई, क्यों स्टार्ट हुई, क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी नहीं है, और आज देश के अंदर क्या परिस्थिति है रिजर्वेशन को लेकर, और आगे इसका क्या हल निकल सकता है। तो हमें इसे समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें रिजर्वेशन को लागू किया गया। एक्चुअली देश की आजादी से पहले ही देश में ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी कि रिजर्वेशन अनिवार्य हो चुका था। 1932 में जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तो उसमें कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया गया। मींस जिस तरीके से देश के अंदर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्शन का प्रावधान किया गया था 1909 के मोर्ले मिंटर रिफॉर्म्स के थ्रू, इसी तरीके से दलितों के लिए भी एक अलग इलेक्शन, अलग सेपरेट इलेक्शन का प्रावधान किया गया था, जिसके खिलाफ देश में एक माहौल बना और खासकर महात्मा गांधी जी उससे काफी अपसेट हो गए, क्योंकि उनको लगता था इस तरीके से देश में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, देश का विभाजन हो जाएगा। जिस तरीके से मुस्लिमों के लिए सेपरेट कम्युनल इलेक्शन कराए गए, उसी तरीके से आज दलितों के लिए कराया जा रहा है। कल को हो सकता है किसी और कम्युनिटी और कास्ट के लिए कराया जाए, तो इस तरीके से पूरा देश बढ़ जाएगा। और इस कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट जो एक नया प्रावधान बनाया गया, वो प्रावधान था रिजर्वेशन का। मींस देश में दलितों के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाए, और उसी बेस पर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक पूना पैक्ट होता है 1932 में। और 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ, उसी आधार पर नींव पड़ती है भारत में रिजर्वेशन की। और ये जो नींव पड़ी रिजर्वेशन की, ये आजादी के बाद तक चलता रहा। एक कम्युनल अवार्ड जो भारत की एकता के खिलाफ लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसी के खिलाफ एक पूना पैक्ट होता है। और इस पूना पैक्ट में फाइनली ये डिक्लेयर्ड होता है कि भारत की जो सेंट्रल असेंबली है, भारत की जो स्टेट असेंबलीज है, उनमें दलितों के लिए रिजर्वेशन किया जाएगा। फाइनली 1932 में पूना पैक्ट होता है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। और इस पूना पैक्ट में रिजर्वेशन को वो बैकग्राउंड मिला जो रिजर्वेशन आज तक कंटिन्यू है। एक्चुअली इस रिजर्वेशन के थ्रू दलितों की जो डिप्रेस क्लास उस वक्त कही जाती थी, उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई, और ये सेंट्रल असेंबली के साथ साथ स्टेट असेंबलीज में भी रिजर्व कर दी गई, जिसमें 148 सीट्स रिजर्व कर दी गई भारत की उस वक्त की सेंट्रल असेंबली में। तो इस तरीके से भारत के रिजर्वेशन को एक बैकग्राउंड मिला। उसके बाद जब भारत आजाद होता है 1947 में, और फाइनली 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान इंप्लीमेंट हो जाता है। तो इस संविधान के इंप्लीमेंटेशन होने के दौरान ही भारत के संविधान में SC/ST रिजर्वेशन का प्रावधान था। ऐसा नहीं है कि ये रिजर्वेशन का प्रावधान बाद में किया गया। जब भारत का संविधान जिस दौरान लागू किया गया, उस दौरान ही भारत के संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान था। अब इस रिजर्वेशन में दो कैटेगरी थी, जो हमारी स्टेट असेंबली थी और जो हमारा पार्लियामेंट में जो हमारी सेंट्रल असेंबली थी। इसमें जो रिजर्वेशन किया गया था SC/ST के लिए, इसको एक्चुअली 10 ईयर्स के लिए किया गया था स्टार्टिंग में, और उसके बाद इसको रिव्यू करने की बात की गई थी कि अगर रिक्वायरमेंट हुई तो इसको 10 ईयर या फिर आगे इसको बढ़ाया जाएगा। और एक दूसरा प्रावधान था जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल सेंटर थे और जॉब्स थी जितनी भी, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था 10 ईयर का। जो 10 ईयर का प्रावधान था वो सिर्फ सेंट्रल असेंबली और स्टेट असेंबलीज में था, कि अगर ऐसा लगा कि रिजर्वेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा और इसको रिव्यू किया जाएगा। तो उस तरीके से ये बार बार 10 साल बढ़ा दिया जाता है। लास्ट टाइम ये 2019 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो अभी, उसने इसको फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया, और अब ये 2030 तक रहेगा।
सेंट्रल और स्टेट असेंबलीज में। याद रखिएगा ये एजुकेशनल और जॉब्स के रिगार्डिंग नहीं था। एजुकेशनल और जॉब्स में 10 साल की कोई लिमिट नहीं थी, लिमिट 10 साल की थी सिर्फ सेंट्रल और स्टेट असेंबली में। तो इस तरीके से भारत का जो संविधान लागू हुआ तब से ही SC ST जो रिजर्वेशन है वो कंटिन्यू आज तक चले आ रहा। अब ये जो रिजर्वेशन दिया गया था एक्चुअली ये हमारी जो SC ST पॉपुलेशन है उसके परसेंटेज के आधार पे दिया गया था। हमारी जो SC ST पॉपुलेशन है वो 15% के करीब, तो उनको 15% के करीब रिजर्वेशन दिया गया। और जो ST पॉपुलेशन है उसको क्योंकि 7.5% के करीब आबादी है तो 7.5% उनको रिजर्वेशन दिया गया। तो ये था हमारा स्टार्टिंग का रिजर्वेशन का प्रावधान, 15% SC कम्युनिटीज के लिए और 7.5% ST कम्युनिटीज के लिए। लेकिन अब बात आती है कि SC ST जो कम्युनिटीज है ये बैकवर्ड कम्युनिटीज मानी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और कम्युनिटीज को पहचाने जाने की बात की गई जिनको कहा गया अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज। मीन्स की SC ST कम्युनिटीज के अलावा भी कुछ कम्युनिटीज ऐसी है जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है। इसी कॉन्टेक्स्ट में 1979 में एक कमीशन अपॉइंट किया गया जिसका नाम था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन जिसका पूरा नाम BP मंडल। और इस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन की कि देश में और भी ऐसी जाति है जो SC ST की तरह बैकवर्ड है और उनको पहचानने के टोटल 11 इंडिकेटर्स बनाए गए, 11 आधार बनाए गए और उस आधार पर यह पहचाना गया कि देश के अंदर लगभग 52% के करीब OBC जातियां हैं, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज, और उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया जिसको फाइनली 1990 में जो BP सिंह की गवर्नमेंट थी उसने लागू कर दिया। BP सिंह की गवर्नमेंट ने 1990 में, और ये जो रिजर्वेशन लागू किया गया 52% आबादी थी लेकिन उनका रिजर्वेशन जो दिया गया वो 27%। मीन्स देश की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देश की जॉब संस्थाओं सब में 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, जिसके खिलाफ देश में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। देश में बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए, दंगे हुए जो OBC रिजर्वेशन के खिलाफ थे। और 1990 में BP सिंह की गवर्नमेंट गिर जाती है इस रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने के बाद, जो देश के लिए बहुत बड़ा झटका था। फाइनली अब देश में जो रिजर्वेशन था वो 15% SC रिजर्वेशन, 7.5% ST रिजर्वेशन और 27% जो था वो OBC रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन का प्रावधान अभी तक चलता आ रहा था, लेकिन इसके बाद फिर एक बार एक अलग तरीके का रिजर्वेशन का प्रावधान लाया गया। लेकिन उस प्रावधान से पहले सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया OBC रिजर्वेशन का, और उसमें एक बहुत ही माइलस्टोन फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और वो फैसला दिया गया कि 50% से ज्यादा कोई भी देश के अंदर रिजर्वेशन नहीं हो सकता, 50% से ज्यादा। और ये 50% की जो लिमिट है ये इंदिरा साहनी केस में लाई गई, और OBC के लिए एक क्राइटेरिया भी बनाया गया कि भाई जो क्रीमी लेयर से ऊपर होंगे उनको इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर एक और अलग तरीके का रिजर्वेशन लाया गया जिसको कहते हैं EWS, मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो एक प्रावधान लाया गया, उस प्रावधान में यह किया गया कि जो SC ST OBC के अलावा जो जनरल कास्ट है, उन जनरल कास्ट में जो इकोनॉमिकली पुअर है उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाए। मींस ये रिजर्वेशन बाकी रिजर्वेशन से बिल्कुल अलग था, क्योंकि ये जाति के आधार पर रिजर्वेशन है और ये इकोनॉमी के आधार पर रिजर्वेशन है कि जो इनके अलावा जो सीट्स बचती है जनरल की, उसमें जनरल को, मतलब ये किसी और जाति को नहीं है, जनरल में जनरल का रिजर्वेशन है कि जो जनरल पुअर है, इकोनॉमिकली वीकर, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाए। उसका एक क्राइटेरिया बनाया गया कि पुअर किसको माना जाए, तो उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया, उसमें इनकम का क्राइटेरिया बनाया गया, उसमें लैंड का क्राइटेरिया बनाया गया, और उस तरीके से ये रिजर्वेशन दिया गया। जैसे इसमें जो क्राइटेरिया बनाया गया उसमें मेनली 8 लाख की सीमा रखी गई कि मिनिमम 8 लाख से एनुअल इनकम कम होनी चाहिए, और इसके अलावा लैंड का भी क्राइटेरिया रखा गया कि फैमिली के पास
लेस देन 5 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, इस तरीके का क्राइटेरिया बनाएगा। तो अभी जो देश में प्रावधान है रिजर्वेशन का, जो देश में रिजर्वेशन की पिक्चर है वो ये है। अभी जो हमारी एसटी कम्युनिटीज है उसके लिए प्रावधान किया गया है 7.5% का, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% का, ओबीसी के लिए 27% का, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का। तो अगर हम इसे टोटल देखें तो ये रिजर्वेशन हो जाता है 59.50%। लेकिन ये जो 10% ईडब्ल्यूएस का, ये क्योंकि जनरल के लिए है और इकोनॉमी के आधार पर, तो 50% से ज्यादा क्योंकि रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन दिया गया इंदिरा साहनी केस में 50% की सीमा है। तो ये दिखने में 59.50 लग रहा है, लेकिन ये जनरल में ही आता है। तो अब जो देश की पिक्चर है, उस देश की पिक्चर में एक आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर। इसकी डिमांड ये है कि रिजर्वेशन को हटाया जाना चाहिए। अब यहां पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आपको देखने को मिलेगा कि जो रिजर्वेशन चाहते हैं कि हटाया जाना चाहिए, वो जाति का विरोध नहीं करते, क्योंकि भारत में वर्णा सिस्टम है और भारत में जो जातियां बनी है वो वर्णा सिस्टम के आधार पे बनी है। और वर्णा सिस्टम में एक भेदभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वर्णा सिस्टम में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो सवर्ण जातियां, क्योंकि वो वर्णा सिस्टम को बनाए रखना चाहती है और वर्णा सिस्टम रहेगा तो जाति आधारित भेदभाव भी रहेगा। तो जाति आधारित भेदभाव रहेगा, तो जो रिजर्वेशन चाहते हैं उनके पास भी ये डिफेंस है कि जब जाति आधारित भेदभाव रहेगा तो रिजर्वेशन भी रहेगा, क्योंकि जाति आधारित भेदभाव ही मेन कारण है। तो अब ये तभी खत्म हो सकता है कि एक तरफ जो सवर्ण जातियां है वो जाति आधारित जो स्ट्रक्चर है इसके खिलाफ हो जाए, और फिर ये मैसेज जाए जिनको रिजर्वेशन चाहिए, जो डिप्रेस क्लास है, जो अछूत जातियां मानी जाती है, कि जब सवर्ण जातियां इस स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहती है तो उनको भी एक कदम आगे बढ़कर रिजर्वेशन का विरोध करना चाहिए। अब इसमें दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। मींस जो सवर्ण जातियां वो भी जाति छोड़ने की बात करे, और जो अछूत जातियां मानी जाती है वो भी इस बात को तय करे कि अब रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि जाति आधारित भेदभाव भी खत्म किया जा रहा। तो ये पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि अगर जाति के साथ रिजर्वेशन को खत्म किया जाएगा तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा अपने आप में। तो दोनों तरफ से ये पहल होनी चाहिए। जाति भी खत्म होनी चाहिए, जो जन्म आधारित प्रिविलेज मिलता रहा कुछ सवर्ण जातियों को, जन्म आधारित जो बड़े माने जाते हैं, समाज में सम्मानजनक माने जाते हैं, ये भी खत्म होना चाहिए। और आरक्षण की जो डिमांड है तब वो भी अपने आप में खत्म हो जाएगी। तो दोनों तरफ से इसकी पहल होनी चाहिए, तभी जाकर ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है।